तो हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीनियस क्लासेस। आज की मैं इस वीडियो को नया लेके आऊँ इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, इस चैप्टर में इस वीडियो को हम कंप्लीट कर इस वीडियो में चैप्टर को हम कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो प्लीज़ इस लास्ट तक देखिएगा एंड प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। एंड ये किसी भी डिज़ाइन को हम लोग साइड करते हैं, आते हैं टॉपिक पे। ठीक है, हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा क्या? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन दिस चैप्टर, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ओके, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, इस चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। हमें आइडिया है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है। ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? जो कि आपको हेल्प करता है किसी चीज़ को प्रोडक्शन का प्रोसेस में जो भी हेल्प करता है उसे हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, देखो, एनीथिंग हेल्प दैट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी और सर्विस इज कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, जो मैं हिंदी में बोला या इंग्लिश में लिखा हुआ है। ऑल दोज थिंग्स विच हेल्प इन द प्रोडक्शन आर जनरली ग्रुप्ड इनटू टू पार्ट्स, फैक्टर इनपुट्स एंड नॉन फैक्टर इनपुट्स। ओके, non-factor inputs consist of intermediate goods, example raw materials, fuels etc. क्या है नॉन फैक्टर इनपुट्स? क्या होता है? जो कि इंटरमीडिएट गुड्स होता है। ठीक है, जैसे कि आपका फ्यूल हुआ, रॉ मटेरियल्स हुआ, ये सब हुआ। ठीक है, नॉन फैक्टर इनपुट्स। फैक्टर इनपुट्स आर अप्लाइड टू कन्वर्ट देम इनटू फिनिश गुड्स। फॉर इंस्टेंस, रॉ कॉटन इज एन इंटरमीडिएट गुड। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ फैक्टर इनपुट क्या हुआ? आर अप्लाइड टू कन्वर्ट किसको? रॉ मटेरियल्स को नॉन फैक्टर इनपुट्स को कन्वर्ट करने के लिए किसमें? फिनिश गुड्स में। ठीक है, चलो फैक्टर्स इनपुट्स का एग्जांपल देखते क्या है। फॉर इंस्टेंस, रॉ कॉटन इज एन इंटरमीडिएट गुड। कॉटन रॉ जो है एक इंटरमीडिएट गुड है, जो कि क्या है? एक नॉन फैक्टर इनपुट है। व्हेन लेबर एंड कैपिटल आर अप्लाइड ऑन इट, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ कॉटन यार्न। जब हम लोग लेबर और उसमें क्या अप्लाई करते हैं? कैपिटल अप्लाई करते हैं, तो क्या बन जाता है? कॉटन यार्न बन जाता है। ठीक है, अ फिनिश प्रोडक्ट। सिमिलरली, वुड इज अ नॉन फैक्टर इनपुट विच इज यूज टू मेकिंग फर्नीचर। वुड क्या है? एक नॉन फैक्टर इनपुट है जो कि हम लोग फर्नीचर बनाने में हेल्प करता है। बाय यूजिंग लेबर एंड कैपिटल, अ प्रोड्यूसर कन्वर्ट्स वुड इनटू फर्नीचर। फैक्टर लेबर और कैपिटल यूज करके क्या करते हैं? वुड को फर्नीचर में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा फैक्टर इनपुट क्या हुआ? लेबर एंड कैपिटल। ठीक है, नॉन फैक्टर इनपुट क्या हुआ हमारा? वुड। ठीक है, चलो रिमेंबर, नॉन फैक्टर इनपुट्स आर पेरिशेबल नेचर और ऑफ पेरिशेबल नेचर। नॉन फैक्टर इनपुट जैसे कि हमारा फ्यूल और रॉ मटेरियल्स और वुड वगैरह जो भी एग्जांपल्स में आते हैं, क्या होता है? ये पेरिशेबल गुड्स है, जो आज है कल खत्म हो सकता है। मतलब अगर हम रोज़ वुड काटेंगे, रोज़ कोल को यूज़ करेंगे, मतलब कि नॉट इन अ गुड वे, नॉट इन अ मतलब अगर अच्छे तरीके से यूज़ नहीं करेंगे तो क्या होगा? ख़त्म ही होगा ना। अगर सिर्फ पेड़ काटेंगे, पेड़ उगाएंगे नहीं, तो क्या होगा? पेड़ एक दिन ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये कहता है कि तो ये क्या कहता है? हाँ, नॉन फैक्टर इनपुट्स क्या होता है? क्या होता है? जो कि पेरिशेबल होते हैं। ठीक है, चलो, दे जनरली लूज देयर आइडेंटिटी इन अ प्रोडक्शन प्रोसेस। जो नॉन इनपुट गुड्स होता है, नॉन फैक्टर इनपुट्स होता है, वो क्या होता है? जनरली अपना आइडेंटिटी को ख़त्म कर लेता है प्रोडक्शन का प्रोसेस में। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको ब्रीफ एग्जांपल दे देता हूँ। मान लो वुड हमारा क्या है? नॉन फैक्टर इनपुट हुआ। ठीक है, लेकिन जब वुड को हम लोग प्रोसेस करते हैं और जब उसे फैक्टर इनपुट्स लगाते हैं, लाइक कैपिटल लेबर लगा के उसे चेयर बनाते हैं, तो कोई बोलता है क्या ये वुड है? नहीं, ये बोलता है क्या? इट्स अ चेयर, इट्स अ चेयर। ये कोई नहीं बोलता कि ये वुड से बना हुआ चेयर है, कोई नहीं बोलता। इट्स अ चेयर, दैट्स इट। ठीक है, बेसिक एग्जांपल है। फैक्टर इनपुट्स, पॉपुलरली नोन एज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, आर ऑफ परमानेंट नेचर। ठीक है, फैक्टर इनपुट जो कि है हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर ऑफ परमानेंट नेचर। दे आर यूज टू कन्वर्ट इंटरमीडिएट गुड्स इनटू फिनिश गुड्स। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को कन्वर्ट करने में क्या करता है? यूज करता है फिनिश गुड्स में। ठीक है, चलो, दे आर द बेसिक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विच आर यूज फॉर प्रोडक्शन प्रोसेस। कुछ समझाने का नहीं है, बेसिक सा चीज़ है। इकोनॉमिस्ट जनरली क्लासीफाई बेसिक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टू 4 मेन ग्रुप्स। 4 मेन ग्रुप्स में इकोनॉमिस्ट डिवाइड किया गया है। इकोनॉमिस्ट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को 4 मेन ग्रुप्स में डिवाइड किए हैं। ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन विच पोसेसेस द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। इन 4 कैरेक्टरिस्टिक्स को रखना पड़ेगा। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन may differ in their relative importance, but they need to be used together in producing various commodities. ठीक है, तो ये कहता पॉइंट है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में डिफर इन द रिलेटिव इंपॉर्टेंस। मतलब अगर एक सिंगल पहले लिया जाए एक वुड को, तो उसका एक इंपॉर्टेंस डिफर कर जाता है जब हम उसको एक ग्रुप में यूज़ करेंगे। ठीक है, कोई भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में जब हम लोग ग्रुप में यूज़ करेंगे तो उसका एक अलग महत्व होता है, और सिंगल यूज़ करेंगे तो उसका एक अलग इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, एनी सिंगल फैक्टर कैन हार्डली प्रोड्यूस एनीथिंग। अगर सिर्फ एक वुड रखा हुआ है, मान लो एक वुड है, तो हम वो वुड अपने आप को चेंज तो नहीं कर सकता। ठीक है, वुड रखे रखे तो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये वही कहता है कि एनी सिंगल फैक्टर, एक से मान लो लैंड ही है, मान लो लैंड है,
तो सिर्फ लैंड को अगर हम रखेंगे तो कोई काम का है नहीं, काम उस पर क्या होगा, कैपिटल चाहिए होगा मुझे, फिर वहाँ पे लेबर चाहिए होगा, ठीक है, और क्या है, ऑर्गेनाइजेशन चाहिए होगा जो कि कैपिटल लगाएगा, तब ना लैंड के ऊपर आप कुछ बनाओगे। सिर्फ लैंड रहेगा तो कुछ कर पाओगे नहीं। और भी ले लेते, लेबर है लेकिन आपके पास कैपिटल नहीं है, लैंड नहीं है, क्या फ़ायदा, लेबर कहाँ रहेगा वो, बैठे बैठे क्या करेगा, पत्ते खेलेगा, घूमेगा फिरेगा, ऐश करेगा, काम नहीं कर पाएगा, तो बेकार हो गया। अब मान लो मेरे पास लैंड है, लेबर है, लेकिन बस कैपिटल ही नहीं, मतलब जिस चीज़ को हमको प्रोड्यूस करना है उसके लिए मशीनरी वगैरह कुछ है ही नहीं, कैसे प्रोड्यूस करेगा, नहीं कर पाएगा। मेरे पास लैंड है, लेबर है, कैपिटल, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन जो कि पैसे लगाएगा या फिर जो ऑर्गेनाइज में उसे बनाएगा वो है ही नहीं, तो कैसे काम होगा, नहीं होगा ना। वही वो कहता है, ठीक है, एनी सिंगल फैक्टर कैन हार्डली प्रोड्यूस एनीथिंग। दे आर टैंजिबल रिसोर्सेज, दैट इज समथिंग यू कैन सी, टच एंड हैंडल। कुछ समझाने का नहीं है। Any important characteristics of factors of production is that it is the service of the factors rather than the factor itself. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज़ ध्यान से करिए, सुनिएगा। एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज दैट इट इज़ द सर्विस ऑफ द फैक्टर्स। इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या रहता है कि जो सर्विस ऑफ द फैक्टर्स होता है, ठीक है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट रादर देन द फैक्टर इटसेल्फ, ठीक है, that contributes in production. For example, a laborer helps in production by using his skills and knowledge. जैसे कि आपको बता दो, एक लेबर है, सिर्फ वो लेबर, अगर उसमें कोई स्किल नहीं, कोई नॉलेज नहीं, लेकिन मेरे पास लेबर है, कोई फ़ायदा है, आप ही बताओ, कोई फ़ायदा है कि आपके पास, मतलब मैं ही बैठा हूँ एज अ टीचर, बैठा हूँ, टीचर हूँ, लेकिन मुझे आता कुछ नहीं, कोई फ़ायदा है, शक्ल कब तक देखोगे मेरी, इतना भी तो हैंडसम नहीं ना हूँ कि रोज़ देखे काम चला लोगे। तो वही बोलता है ना कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है, उसका जो सर्विस है दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन द फैक्टर इटसेल्फ। हमको लेबर से कोई मतलब नहीं है, हमको लेबर का स्किल और नॉलेज से मतलब है, ठीक है। चलो, एन इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज दैट द डिमांड ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज अ डिराइव्ड डिमांड। आप सोचते होंगे डिराइव्ड डिमांड क्या होता है। देखो, डिराइव्ड डिमांड वो डिमांड होता है जो कि जब वो डिमांड अराइज हो तो उसके साथ साथ उसका रिलेटेड डिमांड भी अराइज हो जाए। फॉर एग्जांपल ये फ़ोन, ठीक है, अगर फ़ोन मान लो 100 बनता है, ठीक है, तो फ़ोन में बैटरी लगता है, लिथियम बैटरी लगता है ना बैटरी, चलो कैमरा लगता है, फ़ोन में कैमरा लगता है, तो जब फ़ोन बनेगा तो उसके साथ कैमरा भी तो बनेगा ना। मान लो सिर्फ फ़ोन नहीं बन रहा तो कैमरा से बन रहा, कोई फ़ायदा है, नहीं फ़ायदा है। या कैमरा, फ़ोन बन रहा बिना कैमरे का, हालांकि होता था, बट अभी का टाइम अगर आपको फ़ोन दे दे बिना कैमरे का तो आप लोगे क्या, कोई नहीं लेगा। तो इससे क्या होता है, जितना फ़ोन बनता है उससे क्या होता है, उतना ही प्रोडक्शन ऑफ कैमरा भी होता है। 100 फ़ोन बन रहा तो 100 फ़ोन के लिए 100 कैमरा भी लग रहा ना, समझ रहे हो। तो डिराइव डिमांड ये होता है कि एक डिमांड, मतलब एक फ़ोन का जब डिमांड बढ़ा तो उसके साथ क्या, कैमरे का डिमांड भी बढ़ गया। कैमरा अगर आप नहीं भी लेना चाहते हो तो उसमें बैटरी लगता है, फ़ोन में कोई फ़ोन में बैटरी लगता है, सभी जानते हैं। तो जब फ़ोन का डिमांड बढ़ा तो फ़ोन को चलाने के लिए आपको बैटरी का डिमांड भी बढ़ गया। 100 फ़ोन चाहिए, 100 फ़ोन को चलाने के लिए 100 बैटरी चाहिए। अगर 100 से गिर के 50 हो जाएगा तो 50 डिमांड हो जाएगा और बैटरी भी हो जाएगा। अगर 200 फ़ोन प्रोड्यूस हो रहा तो 200 बैटरी भी प्रोड्यूस होगा, ठीक है। चलो, द डिमांड फॉर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज डिराइव्ड फ्रॉम कंज्यूमर्स डिमांड फॉर द फाइनल प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल, द अमाउंट ऑफ लेबर डिमांडेड इन द प्रोडक्शन ऑफ टॉयलेट सोप डिपेंड्स अपॉन द डिमांड फॉर सोप। जितना लेबर आपको टॉयलेट सोप प्रोड्यूस करने के लिए चाहिए वो डिपेंड करता है किस पे, सोप पे, कि डिमांड ऑफ सोप कितना है, तभी ना उतना लेबर लगेगा। अगर मान लो 100 सोप बनाने के लिए मुझे 10 लेबर चाहिए, ठीक है, तो अब मुझे 200 सोप बनाना तो ऑब्वियस बात है 20 लेबर चाहिए होगा। अगर मान लो मुझे 50 सोप बनाना है तो मुझे 5 लेबर लगेंगे, ठीक है। चलो, अब हमारा आता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इंडिविजुअली। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बेसिक चीज़ लैंड। अगर लैंड रहेगा नहीं तो आप वहाँ पे कुछ प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे, ठीक है। कितना है, 18, 19, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, लैंड इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। लैंड इज वाई इज़ लैंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, बिकॉज अगर आपके पास लैंड रहेगा ही नहीं तो आप बनाओगे कहाँ पे, आसमान में पानी के ऊपर तो नहीं बना सकते ना कुछ, ठीक है। इट इज़ अ बेसिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, आपको समझ आ ही रहा है क्यों। इन एवरीडे यूजेस बाय लैंड वी मीन द सरफेस ऑफ अर्थ। वहाँ पे लैंड आसमान थोड़ी ना होता है, ठीक है, सरफेस ऑफ अर्थ। बट in economics the word has a special meaning. Land is defined to include not only the surface of earth but also all the free nature gifts of nature. हम लैंड को सिर्फ ज़मीन मानते हैं, बट इकोनॉमिक्स में क्या होता है, लैंड का मतलब जितने भी गिफ्ट ऑफ नेचर्स है, जितने भी है, सब लैंड वाले फील्ड में ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए, मिनरल रिसोर्सेज, फॉरेस्ट रिसोर्सेज
एंड इंडीड एनीथिंग दैट हेल्प्स अस टू कैरी आउट द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कोई भी चीज़ अगर फैक्टर अगर गुड्स एंड सर्विसेज उसको प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, उसे हम किस में डालेंगे, लैंड में डालेंगे, जो कि फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर होगा, ठीक है। बट इट प्रोवाइडेड बाय फ्री नेचर, फ्री ऑफ कॉस्ट, प्रोडक्ट प्रोवाइडेड बाय नेचर फ्री ऑफ कॉस्ट। कंडीशन क्या होना चाहिए कि वो प्रोवाइडेड बाय नेचर होना चाहिए, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, ठीक है। चलो, the definition given above must be analyzed carefully. In particular, there has been much controversies whether rainfall, air, heat, sunlight, etc. should be considered as a part of land or not. Controversy खड़ा होता है कि air, waterfall, rainfall, air, heat, sunlight ये भी तो free gifts of nature है, जो कि फ्री है, नेचर का दिया हुआ, अनलिमिटेड है, तो क्यों हम इसे क्या इकोनॉमी में ना ले, लैंड में ना ले, इसी पे कंट्रोवर्सी चलता है। सो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल, सिंस दीज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर एंड दे हेल्प इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, दे शुड बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ सप्लाई ऑफ लैंड इन द इकोनॉमी। जो कि ये फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, जो कि हमें फ्री में मिलता है और हेल्प करते हैं प्रोडक्शन में, इसे हम क्या करना चाहिए, एज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमी लेना चाहिए, ठीक है, सप्लाई ऑफ लैंड। बट प्रोफेसर Cairncross was of the view that in order to be considered as a factor of production, the commodity or service must be such that its supply is amenable to human control. Amenable मतलब होता है कि जितना इच्छा उतना, ठीक है, amenable to human control. Natural resources therefore can come under the heading land, because these are the free gifts of nature. They free gifts of nature. They supply, for example, the amount of coal that is to be mined can be regulated. ठीक है, जैसे कि मतलब ये बोलता है दीज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, ठीक है, दीज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, लेकिन इसका कंडीशन क्या होना चाहिए कि अगर वो फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर लेकिन हमको जितना चाहिए हम उतना ही ले, बोला ना, एमेनेबल टू ह्यूमन कंट्रोल, मतलब मान लो मेरे को 10 kg कोल चाहिए तो मैं 10 kg निकाल माइन कर लूँगा, ठीक है, इस कंडीशन में होना चाहिए। मान लो मुझे 10 लीटर पानी चाहिए तो मैं 10 लीटर निकाल सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं 10 लीटर चाहूँ तो मुझे 100 लीटर मिल रहा है, ऐसा नहीं होगा। कंट्रोल कर सकते हैं ह्यूमन, मैं कंट्रोल कर सकता हूँ कि मुझे कितना चाहिए। जैसा एग्जांपल में दिया है, द अमाउंट ऑफ कोल दैट इज टू बी माइंड, हम कंट्रोल कर सकते हैं ना, मुझे 10 kg कोल चाहिए, 100 kg कोल चाहिए, मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, ठीक है। चलो, कैन बी रेगुलेटेड, बट सच फैक्टर्स एज रेनफॉल और सनलाइट आर नॉट टू बी काउंटेड एज अ पार्ट ऑफ लैंड अवेलेबल टू द कंट्री, बिकॉज दे आर लार्जली बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल। रेनफॉल, सनलाइट हम तो कंट्रोल नहीं कर सकते भाई। आप बोल सकते हो क्या मुझे इतना सनलाइट चाहिए, इतना सनलाइट चाहिए, ऐसा तो नहीं। सनलाइट है, अगर खुला हुआ है, कोई कवर नहीं है, तो आप पे अनलिमिटेड गिरेगा, तो आप उसे कंट्रोल कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो ये क्या हुआ, तो सर कैनक्रॉस क्या बोलते हैं कि हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, तो दैट शुड नॉट बी काउंटेड एज अ पार्ट ऑफ लैंड, ठीक है। मोस्ट ऑफ द मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हैव एक्सेप्टेड द लेटर व्यू, मतलब लैटर व्यू, कैनक्रॉस सर का व्यू को एक्सेप्ट किया है। Thus, we can say that land in economics means not only the surface of the earth, but all those gifts of nature, the supply of which can be regulated. Please note it, ठीक है, please note it, please mark it, whatever you want, do it. कि land क्या हुआ, land हुआ ये, that we can say in economics means that not only the surface of the earth, but also all the free gifts of nature that are given to us, and but can be regulated. This is a key word. If you miss this, you won't get any marks. Please mark it, okay? Free gift of nature is one key point, and the second is that the supply of which can be regulated. Okay? Please make sure you mark it. चलो, अब हमारा नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट, लेबर। लेबर इज अनदर बेसिक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि आपका अगर आपके पास लैंड है, आपके पास पैसे है, बट आपके पास लेबर नहीं, तो बनाया कौन? वो हवा से तो या छू बन गया, ऐसा तो नहीं होता ना, बनाना पड़ता है। उसके लिए क्या चाहिए, लेबर चाहिए, लोग चाहिए। लेबर इज अनदर बेसिक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इन फैक्ट, लैंड और एनी अदर फैक्टर हाउसोएवर वैल्यूएबल इज दैट इट इज ऑफ लिटिल यूज अनलेस लेबर इज अप्लाइड। जैसा कि मैंने कहा था कि आपके पास कितना भी लैंड वैल्यूएबल हो, जो भी हो, बट अगर लेबर है ही नहीं तो बनाएगा कौन, ठीक है। चलो, बाय लेबर वी मीन ऑल टाइप ऑफ ह्यूमन वर्क, फिजिकल और मेंटल। अगर मान लो एक मैकेनिकल सिविल इंजीनियर जो कि बस ड्रॉ करके दे दिया, तो मेंटल काम किया ना, वो कैलकुलेट कर रहा, अच्छा मतलब इतना बड़ा, इतना चौड़ा ब्रिज होना चाहिए, इतना चौड़ा ये होना चाहिए, मेंटल हेल्प, मेंटल वर्क कर रहा। और लेबर जो काम कर रहा है, लोहा उठा रहा हो, फिजिकल और मेंटल जो दोनों हुआ वो लेबर में आएगा, ठीक है। डन विद अ व्यू टू अर्न इनकम, मार्क दिस की पॉइंट, क्या करने के लिए, टू अर्न इनकम। Work done out of love and affection, such as teaching his own child by a teacher, nursing her own baby by another mother.
sorry, nursing her own baby by the mother etc are not treated as labor. क्यों? अब आपकी मम्मी आपसे पैसे तो नहीं मांगती, ठीक है, सिंपल सा बात है कि मम्मी तो आपसे पैसे नहीं मांगती। या फिर अगर आपका आपका डैड आपको खुद पढ़ा रहा है तो क्या आपसे पैसे लेते हैं क्या? नहीं लेते ना। बट अगर आपका डैड किसी स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं तो उनसे पैसे लेते तो वो लेबर हो गया। बट अगर आपको पढ़ा रहा है तो दैट इज़ नॉट लेबर, ठीक है। लेबर्स आर रिवॉर्डेड सूटेबली इन द फॉर्म ऑफ वेजेस फॉर द प्रोडक्टिव वर्क। लेबर को क्या दिया जाता है? सैलरी दिया जाता है, वेजेस दिए जाते हैं उनके काम के लिए। लेबर विच इन्वॉल्व्स मेनली फिजिकल एफर्ट एंड वेरी लिटिल मेंटल एफर्ट इज कैरेक्टराइज्ड एज फिजिकल लेबर। लेबर जो कि सिर्फ फिजिकल ज़्यादा काम करता है, मेंटल कम यूज़ करता है, तो उसे हम किसमें क्या कहते हैं? फिजिकल लेबर, ठीक है। ऑन द अदर हैंड लेबर रिक्वायरिंग मेनली मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल एफर्ट इज कैरेक्टराइज एज मेंटल लेबर। जो कि फिजिकल लेबर कम करते हैं और मेनली मेंटल लेबर करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? मेंटल लेबर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द लेबर ऑफ अ कूली जो होता है इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल लेबर वाइल दैट ऑफ टीचर और लॉयर इज़ अ मेंटल लेबर। क्योंकि मैं बैठा हुआ हूँ, कोई काम तो नहीं कर रहा, आपको अपने माइंड से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। चलो, लेबर इज़ in fact it is labor which in cooperation with the land and capital makes production possible. सिंपल एकदम लॉजिक सा बात है। अगर लैंड है, कैपिटल है, बट लेबर है नहीं तो बनाएगा कौन? सिंपल सा बात है। तो कॉपरेशन बिटवीन द लैंड एंड द कैपिटल कौन करता है? लेबर करता है इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। Land and capital cannot produce anything without the application of labor. Land and capital cannot produce anything without the application of labor. 100 बार बोल चुका आपको, ठीक है। चलो, अब हमारा आता है कैपिटल। कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ वेल्थ विच कैन बी यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ। कैपिटल क्या है? एक उस पार्ट ऑफ वेल्थ है जिससे हम फर्दर प्रोड्यूस कर सकते हैं वेल्थ को। कैपिटल एक मशीन, मान लो एक मशीन हो गया, तो मशीन से आप मान लो चेयर या टेबल या फ़ोन जो भी बना रहे हो, आप कंटिन्यू बनाते रहते हो, ठीक है। चलो, इट कंसिस्ट ऑल काइंड ऑफ वेल्थ अदर देन द फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर विच यील्ड इनकम। इट कंसिस्ट ऑफ ऑल काइंड ऑफ वेल्थ एक्सेप्ट फॉर द फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, एयर, वाटर, सनलाइट, ये सब को छोड़ के जो कि इनकम मुझे ला के देते हैं उसे हम कैपिटल कहते हैं। एवरी टाइप ऑफ वेल्थ अदर देन लैंड विच हेल्प्स इन फर्दर प्रोडक्शन इनकम इज कॉल्ड लैंड कैपिटल। लैंड को छोड़ के एनीथिंग पार्ट ऑफ वेल्थ विच हेल्प्स इन प्रोडक्शन, और जो कि मुझे इनकम दे, लैंड को छोड़ के इज कंसिडर एज कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल अ मशीन, अ फैक्ट्री, ठीक है, फैक्ट्री हुआ, एक मशीन हुआ, ये सब क्या है? कैपिटल है। प्रोड्यूस करता है, मुझे इनकम देता है, ठीक है। लैंड नहीं हो सकता, मार्क दिस। अगर अदर देन लैंड अगर आप नहीं लिखते तो आप कैंसिल गलत हो जाता है, ठीक है। मैं बार बार आपको बोल दे रहा हूँ। दस कैपिटल इज डिफाइंड एज द प्रोड्यूस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। कैपिटल किसे डिफाइन करते हैं? प्रोड्यूस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। देर आर टू पॉइंट्स इन दिस डेफिनेशन। फर्स्ट, इट इज प्रोड्यूस्ड, दैट इज इट इज प्रोड्यूस्ड बाय अ मैन। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय अ मैन। कैपिटल अगर एक मशीन या फिर एक फैक्ट्री तो कौन बनाता है? एक ह्यूमन, एक लेबर बनाता है, ठीक है। वर्किंग ऑन द नेचुरल रिसोर्स इन द सेंस लैंड पे यूज़ करके, मान लो अगर कुछ मशीन है जो कि स्टील से बना हुआ है तो आयरन का बना हुआ आयरन ओर नेचुरल चीज़ है, उसको यूज़ करके बनाता है कौन? लेबर या मैन, ठीक है। एंड इज़ नॉट अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। एक फैक्ट्री जो इट्स नॉट फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर ना, आपको फैक्ट्री बनाने में पैसे लगते हैं, यू यूज़ रिसोर्सेज, यू यूज़ मनी, इट्स नॉट फ्री। Second, it is a means of production, that is it is used as an input to produce other goods. It is used क्या, किस लिए? ताकि हम और ज़्यादा अदर गुड्स को प्रोड्यूस कर सकें, ठीक है। इट कैन नॉट बी डायरेक्टली कंज्यूम। अब मशीन डायरेक्टली तो नहीं यूज़ कर सकते ना, आप मशीन से बना हुआ मोबाइल यूज़ करते हो, ध्यान दो इस पॉइंट से, मैं माउस चला रहा हूँ। इट इज़ नॉट डायरेक्टली कंज्यूम्ड। एक मशीन है, मशीन को तो अगर मैं आपको मशीन दे दूँ जो कि फ़ोन ना, तो आप कुछ कर पाओगे? कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन मशीन से बना हुआ फ़ोन अगर आपको दूँ तो आप यूज़ कर सकते हो। मतलब आप कैपिटल को डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते। कैपिटल के द्वारा प्रोड्यूस किया हुआ गुड्स को आप कंज्यूम कर सकते हो, बट आप कैपिटल को डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते, ठीक है। दस डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन, रॉ मटेरियल्स, बसेस, ट्रक्स, रेल इंजिन एक्सेट्रा फॉर एग्जाम्पल्स आर कैपिटल, ठीक है। प्रोड्यूसर्स यूज दिस गुड्स एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, सो गुड्स आर ऑल्सो कॉल्ड कैपिटल गुड्स। इस गुड्स को क्या कहते हैं? कैपिटल गुड्स भी कहते हैं। क्यों? प्रोड्यूसर्स इसे क्या करता है? एज अ गुड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं, इसीलिए, ठीक है। हमारा थर्ड पॉइंट आता है, शायद नो, लैंड हुआ, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, ऑर्गेनाइजेशन। फोर्थ पॉइंट, लैंड, लेबर, कैपिटल आर नेचुरल, ह्यूमन एंड मटेरियल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन
respectively. No production is possible without bringing these three factors together and using them as a in right proportion. कोई भी अगर लैंड, लेबर और कैपिटल अगर हम सही तरीके से यूज़ ना करें तो कहीं भी प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है. So there must be somebody to hire them for their owners by paying rent, wages, interest as reward, and to decide the quantity of each needed for production. ध्यान से सुनिएगा ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है. मान लीजिए मेरे पास कैपिटल है, लेबर है, लैंड भी है, बट एक किसी बंदे को तो मान लो मैं एक फैक्ट्री बनाना तो एक सिविल इंजीनियर का ज़रूरत है मुझे, तो मुझे पता तो होना चाहिए ना कि भाई मुझे एक बंदे को हायर करना पड़ेगा. ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा, एक बंदे को हायर करेगा जिसे ये पता होगा कि भाई मुझे कितना लेबर का ज़रूरत है, कितना रिसोर्सेज यूज़ करना है, कितना लैंड यूज़ करना है, कितना पैसे खर्चा है, कैपिटल किस किस मशीन को यूज़ करना है, उस बंदे को पता है. तो वो सही तरीके से यूज़ कराएगा. भाई मान लो 10 लेबर चाहिए, 10 करोड़ रुपए चाहिए, इतना ज़मीन चाहिए, ठीक है. तो यहाँ पे किसी उस बंदे जिसे मैं हायर कर रहा हूँ उसे मैं क्या दूंगा, वेज दूंगा, ठीक है, सैलरी दूंगा, इंटरेस्ट मान लो या फिर रिवॉर्ड दूंगा, इंटरेस्ट मान लो, कोई भी तरीका से मैं उसे पे करूँगा, ठीक है. एंड टू डिसाइड, वो डिसाइड करेगा किस क्वांटिटी ऑफ ईच इज़ नीडेड फॉर द प्रोडक्शन, कितना ज़रूरत है ईच फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का प्रोसेस में, ठीक है. दिस इज नोन एज ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू द सर्विस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर हु कंट्रोल्स ऑर्गेनाइजेशन एंड अंडरटेक्स ऑल द रिस्क. यहाँ पे जो बंदा मैंने बोला, मान लो बिजनेसमैन हुआ, बिजनेसमैन मान लो मैं एक फैक्ट्री खड़ा करना चाहता हूँ, तो लैंड मेरा रहेगा, लेबर मेरा रहेगा, कैपिटल मेरा रहेगा, ठीक है. और मैं देखूंगा कि भाई मुझे इतना लेबर चाहिए, इतना लैंड चाहिए, इतना फिर कैपिटल चाहिए इस फैक्ट्री को बनाने में, और उसका जो रिस्क आएगा, जो बर्डन आएगा, जो लॉस होगा, जो प्रॉफिट होगा, सब मेरे सिर पे आएगा, ठीक है. One who plans, that is me, organizes and manages a business enterprise in an organization, that is me, ठीक है. मैं ही प्लान करूँगा, मैं ही कैरी आउट करूँगा प्लान को, और मैं ही मैनेज करूँगा किस तरह से चलेगा, ठीक है. चलो ये रहा चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन खत्म होता है हमारा. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है क्या, कंजम्पशन, ठीक है. मीनिंग कंजम्पशन, ह्यूमन वांट्स कैन बी सेटिस्फाइड ओनली बाय यूजिंग अप गुड्स एंड सर्विसेज. सिंपल सा बात है. ह्यूमन वांट सेटिस्फाई कैसे होगा, यूज़ करके गुड्स एंड सर्विसेज को. व्हेन गुड्स आर कंज्यूम्ड, यूटिलिटी इन देम इज आइदर डिस्ट्रॉयड और लेसन्ड. जैसे मान लो अगर मुझे भूख लगी है, मान लो मैंने ब्रेड खाया, ठीक है. तो अब जब ब्रेड मान लो मैंने 10 ब्रेड की भूख है मुझे, तो 10 ब्रेड खा लूँगा तो मुझे मेरी भूख मिट जाएगी. तो अगर मान लो मैं 5 ब्रेड खाया, ठीक, तो अच्छा नहीं, मान लो अगर 10 ब्रेड की भूख है मुझे, 10 ब्रेड खाऊंगा तो भूख लग जाएगी. अभी मैंने एक भी ब्रेड नहीं खाया तो मुझे भूख क्या है, बहुत ज़ोर से लगी है. मुझे मतलब ब्रेड देख के एकदम पागलपन हो गया, मुझे जल्दी जल्दी खाना है, ठीक है. मुझे बहुत क्रेवनेस हो रहा है, बहुत मतलब भूख लगे, खाना मुझे. लेकिन जब मैं 5 ब्रेड खा जाऊँगा तो मेरा आधा पेट भर गया. अब क्या मैं उसी इच्छा, उसी जिज्ञासा या फिर उसी उत्साहिता, मतलब उसी क्रेवनेस जो होता है, मतलब ईगरनेस से मैं क्या ब्रेड का वेट करूँगा कि भाई 5 जल्दी जल्दी मुझे खाना, नहीं, क्योंकि मेरा आधा पेट भर चुका है. अब क्या हुआ, उस ब्रेड का यूटिलिटी थोड़ा कम हो गया, उस ब्रेड का यूज़ थोड़ा कम हो गया, क्योंकि आधा तो मैं खा चुका, आधा मेरा पेट भर चुका. मुझे आधा भूख जितना ही भूख लगा हुआ है, ठीक है, समझे ना. मान लो मैं आपको और अच्छा समझा देता हूँ कि मान लो एक बच्चे को भूख लगा है, ठीक है. एक बच्चे को भूख लगा, आपने तो वो जितना रोता है, देखते हैं ना बच्चे को जब भूख लगती है, छोटे बच्चे को कितना रोता है, लेकिन जब उसे आप थोड़ा सा दूध पिलाते हो तो देखना उसका रोना थोड़ा कम हो जाता है. क्यों, उस दूध का जो यूटिलिटी थोड़ा कम हो गया, उसका जो डिमांड है थोड़ा कम हो गया, क्योंकि उसका तो उतना सा पेट भर गया ना, जितना बचा उसके लिए वो रोएगा वो, ठीक है. बहुत ज़रूर रहा था, अब थोड़ा समझ गया ना, ठीक है. दस कंजम्पशन मीन्स डिस्ट्रक्शन और लेसन्स ऑफ गुड्स टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स. कंजम्पशन का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रॉय करना या फिर लेसन करना, क्या, ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स. इफ प्रोडक्शन मीन्स क्रिएशन एंड एडिशन ऑफ यूटिलिटी, देन कंजम्पशन मीन्स यूजिंग अप ऑफ यूटिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स. अगर प्रोडक्शन का मतलब होता है कुछ बनाना, तो कंजम्पशन का मतलब क्या होता है, उसे खाना, उसे ख़त्म करना, ठीक है, समझ रहे हो ना. अगर हम प्रोड्यूस करते एक मोबाइल फ़ोन तो एक नया फ़ोन बना, लेकिन हम जब, या फिर मान लो अगर ब्रेड जो फैक्ट्री बन के आता है, तो एक क्या फैक्ट्री में प्रोड्यूस हो रहा है, फैक्ट्री में क्या हो रहा है, ब्रेड का प्रोडक्शन हो रहा था, ब्रेड क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा. लेकिन कंजम्पशन का मतलब क्या, मैं ब्रेड खा के ख़त्म कर दिया, ब्रेड कहाँ गया, गायब हो गया, ख़त्म हो गया, डिस्ट्रॉय कर दिया मैंने, ठीक है, यूज़ कर लिया.
रिमेंबर इफ एनी कमोडिटी इज डिस्ट्रॉयड विदाउट सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट इट इज़ नॉट कंजम्पशन. अगर ह्यूमन वांट सेटिस्फाई किए बिना कोई चीज़ डिस्ट्रॉय करे दैट इज़ नॉट कंजम्पशन. अगर इस फ़ोन को मैं बम से उड़ा दूँ तो ये, अगर एक नया फ़ोन खरीद के लाया और इसे मैं गिरा दिया फिर तोड़ दिया तो ये कंजम्पशन नहीं हुआ. लेकिन मैं जब इसे लेके आया और मैं यूज़ कर रहा हूँ, कंटिन्यू रोज़ यूज़ कर, तो मेरा क्या है, ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई कर रहा है. एक फ़ोन चलाने का जो वांट है मेरा सेटिस्फाई कर रहा. ठीक है, तो अभी ये कंजम्पशन हो गया. इफ़ गुड्स सच एज कार, वॉच, वॉशिंग मशीन्स एक्सेट्रा आर डिस्ट्रॉयड इन अ हाउस फायर और ड्यू टू सम अदर नेचुरल कैलामिटीज इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज कंजम्पशन. अगर एक कार हुआ, वॉशिंग मशीन, भगवान ना करे कैलामिटीज आए, लेकिन हाँ अगर एक कार हुआ, वॉशिंग मशीन हुआ, वॉच हुआ, घड़ी हुआ, एक्सेट्रा हुआ, एक नेचुरल कैलामिटी या फिर भूकंप आया या फिर आग लग गया तो वहाँ डिस्ट्रॉय हो, तो वो कंजम्पशन में काउंट नहीं होगा. सॉरी. Another noteworthy point regarding consumption is that there is no time gap between consumption and production of services. एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लिखिएगा, ध्यान रखिएगा कि कंजम्पशन का कोई टाइम या डेट नहीं होता. कंजम्पशन का कोई टाइम या डेट लिमिट नहीं होता कि भाई आप 10 दिन में ही उसे कंज्यूम करना रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है. ये फ़ोन को मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसे मैं फ़ोन को कंज्यूम कर रहा हूँ, मतलब इसका सर्विस मैं ले रहा हूँ, तो ऐसा कोई ज़रूरी है कि आपको कहीं लिखा रहता है कि 3 महीने बाद ये फ़ोन चलेगा नहीं या फिर 3 महीने तक आप इसे यूज़ कर सकते हो, ऐसा कहीं लिखा रहता है क्या? नहीं. ठीक है, ऐसा कुछ नहीं रहता. these two goods go simultaneously. ठीक है, but there generally exists a time gap between the consumption and production of material goods such as pen, watch, TV sets, etc. एक पेन है, इंक खत्म हो गया, फिर यूज़ कर पाओगे? इंक डालने का बात नहीं कर रहा मैं, नहीं यूज़ कर पाओगे. ठीक है, घड़ी कुछ दिन बाद मान लो यूज़ करते करते ख़राब हो गई. टीवी सेट, इस सब का एक टाइम लिमिट होता है ना, मान लो कितना चलाओगे, एक टाइम का तो ख़राब होगा तो आपको नया लेना पड़ेगा. कंजम्पशन इज़ द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज़. कंजम्पशन क्या है? बिगिनिंग एंड एंड ऑफ ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज़. व्हेन अ पर्सन रिक्वायर्ड समथिंग ही मेक्स एन एफर्ट टू सेटिस्फाई इट. जब एक पर्सन को कुछ चीज़ की ज़रूरत होता है, मान लो मुझे फ़ोन की ज़रूरत है तो मैं मेहनत करूँगा, अर्न करूँगा, फिर मैं फ़ोन खरीदूँगा. ठीक है, now when the effort has been made, the result is the satisfaction of want by spending his money income received in lieu of effort made by him. अब क्या होता है, जब उसे खरीद लिया, जब उसका इनकम आ गया, मान लो मुझे मेरा इनकम आ गया, मैंने पैसे मिल गए मुझे, अब मैं क्या हुआ, मैंने फ़ोन खरीद लिया तो मेरा क्या हुआ, ह्यूमन वांट सेटिस्फाई हो गया. ठीक है, किस तरह से, जो मेरा इनकम मिला उसमें मनी स्पेंड करके मैंने अपना फ़ोन खरीद लिया, मैंने अपना वांट सेटिस्फाई कर लिया. Thus consumption therefore is the beginning and end of all human activities. मेरा फ़ोन लेना जो इच्छा था वो पूरा हो गया, ख़त्म हो गया. ठीक है, ठीक है. चलो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा क्या, काइंड्स और फॉर्म्स ऑफ कंजम्पशन. किस किस तरह के कंजम्पशन होता है वो ध्यान देना हमें. Final consumption, when a commodity is consumed directly for satisfaction of human want, it is called direct consumption. ठीक है, when a commodity is consumed directly for satisfaction of human want, it is called direct consumption. For example, मान लो ब्रेड, चिप्स, पेप्सी, कोको कोला, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, डायरेक्ट खा लिया आपने ना, आपको भूख लगी, बंद किया, डायरेक्ट खा लिया, तो क्या हुआ, वो फाइनल कंजम्पशन हो गया. ठीक है, एग्जाम्पल देखो यहाँ कुछ दिया हुआ है, कंजम्पशन ऑफ पेप्सी और आइसक्रीम. ठीक है, productive consumption, when a commodity or commodities is used in the production of another commodity. जब एक commodity को या फिर एक गुड्स को या फिर commodity को हम लोग यूज़ करते हैं किसी और commodity को प्रोड्यूस करने में. ठीक है, इट इज़ कॉल्ड इनडायरेक्ट कंजम्पशन. फॉर एग्जांपल शुगर केन बाय शुगर मिल. शुगर मिल में हम लोग क्या करते हैं, शुगर केन बनाते हैं. कॉटन टेक्सटाइल में हम लोग क्या करते हैं, कॉटन यार्न बनाते हैं. कॉटन टेक्सटाइल का हेल्प से हम लोग क्या किया, एक और कमोडिटी बनाए, क्या, कॉटन यार्न. ठीक है, quick consumption, when a utility of a commodity is finished or destroyed the moment it is consumed. क्या है quick consumption? When utility of a commodity is finished or destroyed the moment it is consumed. मतलब मान लो जैसे मुझे ब्रेड खाने की इच्छा कर रहा, अब जब मैंने ब्रेड खा लिया तो मुझे जो कंजम्पशन था या फिर जो इच्छा थी ब्रेड खाने की वो मर गई, ख़त्म हो गई, क्योंकि मैंने खा चुका ना, कंज्यूम कर लिया. ठीक है, इट इज़ कॉल्ड क्विक कंजम्पशन. फॉर इंस्टेंस द यूटिलिटी ऑफ अ ग्लास ऑफ मिल्क इज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड व्हेन द मोमेंट वी कंज्यूम द ग्लास ऑफ मिल्क. अगर आपको दूध पीने की मन है, अगर आप दूध पी लिए, ग्लास ऑफ दूध पी लिए, तो आपका जो डिमांड है या फिर जो यूटिलिटी ऑफ द ग्लास ऑफ मिल्क खत्म हो जाती है, क्योंकि आपने पी चुका है. ठीक है,
कंजम्पशन ऑफ ऑल सिंगल यूज़ कंज्यूमर गुड्स फॉल अंडर दिस कैटेगरी। हर कंजम्पशन ऑफ क्या, हर सिंगल यूज़ कंज्यूमर गुड्स का फॉल अंडर दिस कैटेगरी। सिंगल यूज़ कंज्यूमर गुड इन द सेंस कि ब्रेड, कोई और यूज़ तो नहीं, खाने का यूज़ है उसका, ठीक है। ब्रेड का क्या आप क्या करते हो, छत पे तो नहीं लगाते हो या फिर तो नहीं पहनते हो, सिर्फ क्या करते हो उसे आप यूज़ करते हो सिंगल, मतलब सिर्फ खाने का यूज़ आता है ना। चलो, स्लो कंजम्पशन, व्हेन अ कमोडिटी गिव्स यूटिलिटी फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इट इज़ कॉल्ड स्लो कंजम्पशन। मान लो जैसे कोई कमोडिटी है जो कि लंबे टाइम तक मेरा वांट सेटिस्फाई कर रहा, तो उसे हम क्या कहेंगे, स्लो कंजम्पशन कहेंगे। जैसे कि एक वॉशिंग मशीन हुआ, टेलीविज़न हुआ, वॉच हुआ, और थोड़ी ना वॉच आज आप खरीदते हो कल टूट जाती है, ऐसा थोड़ी नहीं होता, तो वो क्या हुआ, एक स्लो कंजम्पशन में आता है, ठीक है। अब हमारा आता क्या, वेस्टफुल कंजम्पशन, व्हेन अ कमोडिटी लूजेज इट्स यूटिलिटी विदाउट सेटिस्फाइंग एनी वांट। कोई कमोडिटी क्या करता है, अपना यूटिलिटी को खो देता बिना सेटिस्फाई किया हमारा वांट को, इट इज़ ट्रीटेड एज वेस्टफुल। नाम से समझ आ रहा है वेस्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है, एकदम कचरे की तरह वेस्ट हो गया। इफ़ न्यूली स्टिच्ड क्लोथ्स कैच फायर एंड आर रिड्यूस टू एशेस, मतलब बुक को प्रॉब्लम क्या है, हर जगह आग लगवा रहा है यार, गंदा बुक है यार, हर जगह आग लगा रहा, मतलब ज़िंदगी में लग रहा है इसका आगे ही आगे। हाँ, तब भी हमें पॉइंट पे चिपका रहना। मान लो एक नया कपड़ा मैं खरीद के लाया, उसे चूहा काट दिया, वो आग वाला मत पढ़ना, मैं बता रहा हूँ मस्ती में। एक नया कपड़ा मैंने खरीद के लाया और क्या हुआ, उसे चूहे ने काट दिया, तो कोई काम का है, तो क्या हुआ, यूज़ वेस्ट हो गया ना, कोई काम का नहीं है वो कपड़ा, कौन के पहनेगा, चूहा वाला पहनोगे सब पगला समझेगा, ठीक है। चलो सॉरी, अब हमारा आता है क्या, मीनिंग ऑफ सस्टेनेबल कंजम्पशन। सस्टेनेबल कंजम्पशन मीन्स द यूज़ ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दैट हैव द लीस्ट इफेक्ट ऑन एनवायरनमेंट। सस्टेनेबल कंजम्पशन क्या होता है, यूज़ ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दैट हैव द लीस्ट इफेक्ट ऑन एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में जो उसका इफेक्ट होता है ना, उसका लीस्ट होगा, तो वो क्या हुआ, सस्टेनेबल कंजम्पशन होता है। दे विल हैव लीव इनफ रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर जनरेशन टू मीट द नीड्स। इससे क्या होगा, दिस विल जितना रिसोर्सेज है मतलब मैक्सिमम उसको छोड़ देगा, ताकि क्या फ्यूचर में आने वाले बंदों का काम आएगा। इट विल हेल्प इन ब्रिंगिंग बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, विल मिनिमाइज द यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड टॉक्सिक मटेरियल्स एज वेल एज द इमिशन ऑफ वेस्ट एंड पोल्यूटेंट्स। इससे क्या होगा, जो नेचुरल रिसोर्सेज कम यूज़ होगा, उससे क्या होगा, नियर फ्यूचर में आने वाले जनरेशन के लिए यूज़ होगा, और जो रिसोर्सेज यूज़ करके जो पोल्यूशन पैदा होता है वो कम हो जाएगा, ठीक है। चलो अब हमारा था मेन पॉइंट भाई, सेविंग, जो कि मेरे से तो नहीं होता यार, किसी से होता है सेविंग्स तो मुझे बताना कैसे करते हो भाई, मुझे तो नहीं सेविंग्स होती यार, आज सैलरी मिली आज ही खा जाऊंगा। मीनिंग, सेविंग इज द एक्सेस ऑफ इनकम ओवर नेट कंजम्पशन। सेविंग्स के समझ आ रहे हो, जो इनकम और कंजम्पशन को माइनस कर दो आपका क्या होता है, सेविंग्स होता है। मान लो 100 रुपये इनकम है, कंजम्पशन मेरा 70 रुपये, तो सेविंग्स क्या हुआ, 100 माइनस 70 इज इक्वल टू 30, ठीक है। S is saving, Y is income and C is consumption, ठीक है। चलो, thus sometimes out of current income is saved to become available for further production. Excuse me. हाँ, in simple words, when one spends less than his income on goods and services, this part becomes savings. जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल ये कहना चाहता है कि व्हेन समवन स्पेंड्स लेस देन हिज इनकम, जो उसके इनकम से कम, ऑब्वियस बात अगर इनकम से कम वो स्पेंड करेगा कंजम्पशन में, तो क्या होगा, उसको कुछ पैसा बच जाएगा, जो पैसा बचेगा दैट इज हिज सेविंग्स। सेविंग्स में भी डन फॉर वेरियस रीजंस लाइक फॉर ओल्ड एज, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस एक्सेट्रा। मान लो मुझे एक घर बनाना है, क्या करूँगा मैं भाई, मेरी सैलरी 1 लाख रुपये है, मान लो उतनी तो है नहीं भाई, काश होती, ठीक है। चलो मान लो मुझे घर बनानी है, तो मान लो मेरी सैलरी 1 लाख रुपये, मेरा कंजम्पशन जो मेरा नीड्स है, फैमिली वगैरह चलाना है, मुझे 50,000 रुपीज़ खर्च होता है, बाकी 50,000, और मान लो 20,000 मैं खुद पे खर्च करूँगा, या खाऊंगा पीऊँगा ऐश करूँगा थोड़ा, मान लो 30,000 खर्च किया, तो टोटल क्या हुआ 80,000 रुपये। तो मैं कितना सेव कर रहा पर मंथ, 20,000 रुपये। मैं कुछ साल सेव करूँगा, फिर घर का इंस्टॉलमेंट मतलब घर खरीदने का प्लानिंग करूँगा, ठीक है। इट मे बी डन बाय द हाउस होल्ड्स, मतलब टर्म्ड एज पर्सनल सेविंग्स, by the firms known as corporate savings and by the government known as government savings, ठीक है। गवर्नमेंट सेविंग्स में जब आप बैंक में दे रहे हो, पर्सनल आप जो दे रहे हो मतलब अपने लिए सेव कर रहे हो, फर्म्स या फिर जो कंपनी जो सेव करता है उसको क्या कहते हैं, कॉर्पोरेट सेविंग कहते हैं, ठीक है।
सेविंग नीड्स टू बी क्लियरली डिस्टिंग्विश फ्रॉम सेविंग्स, सेविंग नीड्स टू बी क्लियरली डिस्टिंग्विश फ्रॉम सेविंग्स, सेविंग इज अलग, सेविंग इज अलग एंड सेविंग्स इज अलग। सेविंग इज़ अ फ्लो, मतलब मैं मेरा सेविंग क्या है, मैं हर महीने 100 रुपये सेव कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो, मैं हर वक्त 100 रुपये सेव कर रहा हूँ, लेकिन मेरे सेविंग्स क्या है, मान लो 1 साल तक मैंने 100 रुपये सेव किया, 100 रुपये सेव किया, SAVE सेव किया 100 रुपये, तो अब मेरा सेविंग्स क्या होगा, सारे महीनों का ऐड कर दो, 100 + 100 + 100 12 बार ऐड करो, क्या हुआ, 1200 रुपये मेरा सेविंग्स हुआ टोटल। समझ आया, मतलब मैं फिर से बता रहा हूँ, मेरा सेविंग है 100 रुपीज़ पर मंथ, मैं हर महीने में 100 रुपये सेव करता हूँ, लेकिन मेरा सेविंग्स अब तक का है 1200 रुपये। टोटल जो लास्ट में जो मिलता है ना वो मेरा सेविंग्स है, और जो मैं इनिशियल सेव कर रहा हूँ वो मेरा सेविंग है, ठीक है, एस नहीं होगा। इट इज़ एक्सप्रेस पर यूनिट ऑफ टाइम, से पर मंथ पर ईयर, जैसे मैंने वहाँ पर मंथ पर ईयर, ठीक है। ऑन द अदर हैंड इज अ स्टॉक कंसेप्ट, ठीक है, सेविंग्स ऑन द अदर हैंड इज अ स्टॉक कंसेप्ट, लास्ट में जो आता है। They are expressed at a point of time. For instance, a sum of total of funds in the hands of individual obtained by accumulating the savings for the past years is called savings. जैसे मैंने कहा था, मान लो आप 10 महीने से या फिर 1 साल से आप सेव कर रहे हो 100 रुपये, तो आपका सेविंग्स क्या हुआ, 1200 रुपये, क्या हुआ, जो आप एक्यूमुलेट किए, बचा लास्ट तक, दैट इज़ योर सेविंग्स, ठीक है, ठीक है। चलो, अदर वर्ड्स, वट एवर इज लेफ्ट इन द हैंड्स ऑफ द इंडिविजुअल आफ्टर मीटिंग द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज अ सेविंग्स, मतलब वही मान लो 100 रुपये है इनकम मेरा, मैं 80 रुपये कंजम्पशन में खर्च कर देता हूँ, 20 रुपये मेरा क्या हुआ, सेविंग्स हुआ, ठीक है। सेविंग्स पार्ट यहाँ पे ख़त्म होता है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स इज अलग एंड इकोनॉमी इज डिफरेंट, ठीक है। इन इकोनॉमिक्स द वर्ड इकोनॉमी रेफर्स टू एज अ प्रोडक्शन एक्टिविटी ऑफ अ वेल डिफाइंड एरिया एंड रीजन। इकोनॉमी क्या होता है, एक प्रोडक्शन ऑफ क्या, एक रेफर्स टू प्रोडक्शन एक्टिविटी, मतलब वहाँ पे, मतलब कोई भी चीज़ को प्रोडक्शन जो एक्टिविटी होता है ना, एक एरिया या फिर एक मतलब वेल डिफाइंड एरिया या फिर रीजन में, तो उसे हम इकोनॉमी कहते हैं इकोनॉमिक्स में। इट मे बी अ विलेज, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशन और द होल वर्ल्ड। जैसे हमारे देश की इकोनॉमी है, GDP है, हमारे एक फाइनेंस मिनिस्टर है जो कि इकोनॉमी को संभालती है, हमारा इकोनॉमी प्रॉफिट कर रहा है या लॉस कर रहा, ठीक है, ये हुआ इकोनॉमी। एक रीजन या फिर एक एरिया या फिर रीजन में जो होता है ना प्रोडक्शन एक्टिविटी, उसे हम क्या कहते हैं, इकोनॉमी कहते हैं, चाहे वो विलेज हो, डिस्ट्रिक्ट हो, स्टेट हो, नेशन हो या फिर होल वर्ल्ड का इकोनॉमी हो। जैसे पेंडेमिक जो कोविड हुआ हो, कोरोना वायरस हुआ, वहाँ पे क्या पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को इफेक्ट पड़ा था। सम टोटल ऑफ ऑल द प्रोडक्शन यूनिट्स इन अ रीजन लाइक फैक्ट्रीज, फर्म्स, माइंस, ऑफिसेज, बैंक, स्कूल्स एक्सेट्रा, कॉलेजेस, शॉप्स, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, रेलवे एक्सेट्रा कलेक्टिवली आर कॉल्ड अ इकोनॉमी। जैसे कंट्री का अगर ले रहा, कंट्री में यहाँ कुछ एग्जांपल्स दिए, माइंस, ऑफिस, बैंक, स्कूल, कॉलेज, शॉप, ट्रांसपोर्टेशन, जो भी चीज़, जितना भी जो कि एक इनकम जनरेट करता है या फिर जहाँ मेरा खर्चा है। इकोनॉमी क्या होता है, खर्चा, इकोनॉमी क्या होता है, मतलब जितना मैं खर्च कर रहा हूँ मुझे वो उतना वापस मिले, दैट इज़ ना इकोनॉमिक्स। मनी, पैसे को लेके जो आप लेन देन करते हो, दैट इज़ इकोनॉमिक्स ना, आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है। तो इन सब जितना भी मेरे काम है, तो एक नेशन का क्या हुआ इकोनॉमी, इसका मतलब हमारे इंडिया का ऐसे क्या हुआ, हमारा रेल हुआ, हमारा सेल्स, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टीचिंग हुआ, स्टेट गवर्नमेंट का क्या, ट्रांसपोर्टेशन हुआ, एजुकेशन हुआ, ये सब का जितना को सब मिला के आप क्या बोल रहे हो, इट इज़ एन इकोनॉमी, ठीक है। जब इकोनॉमी गिरता है तो सब पे इफेक्ट पड़ता है, जब इकोनॉमी अच्छा होता है तो सब पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। ऑल दिस इंस्टीट्यूट हेल्प्स टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज विच आर डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। सारे जो यहाँ पे इंस्टीट्यूशन, रेलवे हुआ, एजुकेशन हुआ, ये क्या करता है, आपका वांट सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है, इन सम और द अदर वे। दे प्रोड्यूस अ वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन वन हैंड एंड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल ऑन द अदर हैंड। गुड्स एंड सर्विस आपको प्रोवाइड करते हैं, मान लो रेलवेज जो है आपको ट्रांसपोर्ट करता है इधर से उधर, और क्या करता है, एम्प्लॉयमेंट भी तो देता है ना, जो ड्राइवर है, गार्ड है, TT है, मेरे साथ साथ ये TT है, ठीक है। साइज ऑफ एन इकोनॉमी इज डिटरमाइंड बाय द लेवल ऑफ आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इट प्रोड्यूस। टाइप, अगर साइज ऑफ इकोनॉमी का आपका इकोनॉमी कितना अच्छा, आप कैसे पता करोगे कि जितना आप इसमें इनपुट दिए उतना ही आपको आउटपुट मिलना चाहिए। आपका आउटपुट लेवल क्या है, उससे आप सर्च कर सकोगे कि आपका मीन्स इकोनॉमी क्या है क्या नहीं, ठीक है। जैसे US का इकोनॉमी बहुत अच्छा है भाई, मतलब समझ ही रहे हो, US इसलिए उतना अच्छा है। हमारा इकोनॉमी कुछ खास नहीं है, तभी 5th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है, दैट इज़ 3.3 ट्रिलियन इकोनॉमी है, $3 ट्रिलियन का, ठीक है।
सर AJ ब्राउन के हिसाब से इकोनॉमी इज अ सिस्टम बाय विच पीपल गेट अ लिविंग एंड सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स, ठीक है। बेसिक यूनिट्स ऑफ इकोनॉमी क्या क्या होता है, कुछ बेसिक यूनिट्स होता है, हाउस होल्ड होता है, फर्म्स होता है, गवर्नमेंट होता है, ठीक है, एंड क्या है यहाँ पे फॉरेन सेक्टर होता है, ठीक है। आइए देखते क्या है। एन इकोनॉमी इज अ सिस्टम बाय विच पीपल गेट देयर लिविंग टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट, जैसा कि आपको पढ़ा था। एन इकोनॉमी क्या सिस्टम है जो विच हेल्प पीपल टू सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स। नेचुरली इट इज़ फुल ऑफ इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज़, नेचुरली क्या है, इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज़ है। द टू इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज ऑफ इकोनॉमी ऑफ प्रोडक्शन कंजम्पशन, सिंपल सा बात है। इकोनॉमी का दोनों क्या है, प्रोडक्शन, अगर देखो कुछ प्रोड्यूस करेगा तो वहाँ पैसा लगता है, कुछ कंज्यूम करेंगे तो आपको प्रॉफिट मिलता है या फिर उससे इनकम आता है आपका। आप प्रोड्यूस करते हो तो आपको क्या एम्प्लॉयमेंट देते हो, कंज्यूम करते हो अपना ह्यूमन वांट सेटिस्फाई करते हो, समझ रहे हो ना कैसे रिलेटेड है, ठीक है। फ्रॉम इकोनॉमिक्स एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू देर आर थ्री बेसिक यूनिट्स, तीन बेसिक यूनिट होते हैं, ठीक है, दैट टेक डिसीजन विथ रिगार्ड टू प्रोडक्शन ऑफ एंड कंजम्पशन, जो कि प्रोडक्शन और कंजम्पशन में तीन मेन जो डिसीजन लेते हैं, कौन कौन, हाउस होल्ड दैट इंडिविजुअल, फर्म्स एंड गवर्नमेंट विच आर रिगार्डेड एज द बेसिक इकोनॉमिक एजेंट। बेसिक इकोनॉमिक एजेंट होते हैं कौन कौन होते हैं, हाउस होल्ड, फर्म्स एंड गवर्नमेंट। द एग्रीगेट ऑफ दीज थ्री यूनिट्स कंस्टिट्यूट्स एन इकोनॉमी, यही तीनों का जो एग्रीगेट है या फिर जो फाइनल जो रिजल्ट आता है वो क्या करता है, हमारी इकोनॉमी को इफेक्ट करता है, अच्छा या बुरा। For a proper understanding of the economic problems, we have to now study the analysis them one by one and analyze them one by one. कि इकोनॉमी में इन लोगों का क्या रोल रहता है, चलिए हम लोग उसे पढ़ते क्या एक एक करके। Household. A household refers to as a group of people living under single roof and taking economic decisions jointly. एक household क्या हुआ, ग्रुप ऑफ पीपल, जैसे कि मेरी फैमिली हुई, ठीक है, जो कि एक छत के नीचे एक घर में रह के हम लोग क्या कहते हैं, डिसीजन लेते हैं कि भाई मान लो अगला महीना खर्चा क्या होगा, अगला महीना खर्चा क्या नहीं करना है, इस महीना हमारा खर्चा कहाँ ज़्यादा हो गया, कहाँ हम अगले महीने खर्चा कम करना पड़ेगा। तो इकोनॉमिक डिसीजंस ले रहे हैं हम लोग क्या, सब मिल के, ठीक है। सिंस ऑल चॉइस मेकिंग प्रॉब्लम्स फॉर्म्स और द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, सिंस ऑल चॉइस मेकिंग प्रॉब्लम्स फॉर्म द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, देयरफॉर ओनली दोज एस्पेक्ट्स ऑफ हाउस होल्ड बिहेवियर दैट इन्वॉल्व चॉइस मेकिंग एंड डिसीजन मेकिंग फॉर्म द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस, जो कि all the choice making problems form the subject matter of economics, therefore only those aspects of household behavior that involve choice making and decision making form the part of economic। देखो सिर्फ वही हम डिसीजन को काउंट करेंगे जहाँ पे हमारा कोई भी इकोनॉमिक लेन देन का या फिर जो हम लोग उस चीज़ का डिस्कशन करेंगे हम उसे इकोनॉमिक्स में लेंगे, ठीक है। अब मेरा बेटा खेल रहा है कि नहीं खेल रहा, मैं उस खेलेगा कि नहीं या फिर आज पार्क जाएगा कि नहीं जाएगा, वो मेरा इकोनॉमिक्स नहीं हुआ, वो भी तो डिसीजन ले रहा है ना। आज मैं अपनी वाइफ को बोलूँगा आज एक काम करते हैं, आज बारिश हो रही है, आज बच्चे को नहीं भेजते हैं, दैट इज़ नॉट एन इकोनॉमिक डिसीजन ना, ठीक है। चॉइस मेकिंग, डिसीजन मेकिंग इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस होना चाहिए। The main objective of every household is to maximize satisfaction with its limited income or means। हर हाउस होल्ड का या फिर हर इंडिविजुअल का चॉइस क्या होगा कि मैं अपना सेटिस्फैक्शन का मैक्सिमम करूँ, ठीक है, विद इट्स लिमिटेड इनकम और मीन्स, मतलब मेरा 50,000 अगर इनकम है तो मैं उसमें अपना मैक्सिमम वांट सेटिस्फाई करूँ, मेरा और मेरी फैमिली का, ठीक है, ठीक है। चलो, हाउस होल्ड इज प्राइमरीली अ यूनिट रिलेटिंग टू कंजम्पशन। हाउस होल्ड क्या है, प्राइमरी यूनिट क्या है, कंजम्पशन के ऊपर है। हाउस होल्ड आप घर में कुछ प्रोड्यूस तो नहीं करते ना, आप हाउस होल्ड में कंज्यूम करते हो अपने इनकम के थ्रू। हाउस होल्ड ऑफर्स फैक्टर्स ऑफ फर्म सर्विस टू द फर्म्स और टू प्रोड्यूसर्स एंड टू रिसीव रिवॉर्ड इन कैश अ काइंड ऑफ सर्विस रेंडर्ड। मेरे डैड है वो क्या करते, किसी फर्म में जाकर जॉब करते जो कि जिसके बदले उन्हें सैलरी मिलती है, तो क्या करते वो एक सर्विस देते हैं अपना एक फर्म को, जिसके बदले वो कैश या सर्विस या सैलरी लेते हैं, ठीक है। Thus, they perform the following two main functions: the supply factor service to the firms and receive factor income for supplying these factor services। वो लोग क्या करते हैं, सप्लाई फैक्टर सर्विसेज सर्विस देते हैं किसको, कंपनी को, किस लिए, तो प्रोड्यूस करते हैं कुछ चीज़ को। मान लो मेरा डैड है वो एक कंपनी में काम करता है, रियलमी जो मेरे फ़ोन है उस कंपनी में काम करते हैं, तो वो अपनी सर्विस दे रहे हैं किस चीज़ के लिए, इस फ़ोन को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, समझ आ रहा है आपको। नंबर बी, दे परचेज डिफरेंट कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज फॉर देयर ओन सेटिस्फैक्शन एंड पे फॉर देम। अब मुझे फ़ोन की ज़रूरत है या फिर मुझे चार्जर की ज़रूरत है या फिर मुझे एक नए गेम की ज़रूरत है या कंप्यूटर की ज़रूरत है, मैं क्या करता हूँ, परचेज करता हूँ डिफरेंट गुड्स या सर्विस। मान लो मुझे ट्यूशन का ज़रूरत है, मैं क्या करता हूँ, डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता हूँ, खरीदता हूँ, किसके बदले, पे करता हूँ, उसके बदले मैं उसे क्या करता हूँ, पैसे देता हूँ। मैं फ़ोन खरीदता हूँ तो आई पे फॉर देम, अगर मेरे कोई टीचर है तो आई पे द टीचर ना फीस, किस लिए, सेटिस्फाई करने के लिए वांट्स को। दस हाउस होल्ड सप्लाई फैक्टर सर्विसेज टू दिस फर्म्स एंड क्रिएट डिमांड फॉर द गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय देम।
द फैक्टर्स ऑफ हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज ऑफ टू द हाउस होल्ड सप्लाई क्या करता है, फैक्टर सर्विस देते टू द फर्म को, और उससे क्या करते हैं, क्रिएट डिमांड करते हैं किस चीज़ का, गुड्स प्रोड्यूस बाय देम। मान लो कोई फैक्टर में, कोई कंपनी में मैं अगर फ़ोन बना रहा हूँ तो क्या होता है, फ़ोन का डिमांड ना पड़ता है, तभी तो मैं वहाँ फ़ोन बना रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं फ़ोन कंज्यूम नहीं करूँगा तो फ़ोन बनेगा क्या, नहीं बनेगा। तो कंज्यूम करूँगा तभी तो वहाँ फ़ोन बनेगा ना, ठीक है। चलो, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर कोई पार्ट में अगर प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रीच यू। हमारा नेक्स्ट पॉइंट होता है फर्म्स। द टर्म फर्म रेफर्स टू अ पर्टिकुलर यूनिट प्रोड्यूसिंग अ कमोडिटी और सर्विस विद अ व्यू ऑफ टू अर्न प्रॉफिट। फर्म यहाँ सेंस एक कंपनी हुआ, ठीक है, एक ग्रुप ऑफ एक कंपनी या फिर ग्रुप ऑफ कंपनीज हुआ जो कि पर्टिकुलर कमोडिटी को प्रोड्यूस करता है, किस लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। इट अंडरटेक्स द एक्टिविटी ऑफ क्रिएटिंग वैल्यू ऑफ बाय कंबाइनिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या करता है कंपनी, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, लैंड, लेबर या वगैरह कैपिटल को क्या करता है, कंबाइन करता है, किस लिए, किसी कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। हेयर द बेसिक डिसीजन मेकिंग रिगार्डिंग प्रोडक्शन इज डन बाय अ फर्म। यहाँ पे जो एक कंपनी रहती है उसका डिसीजन लिया जाता है यहाँ पे, ठीक है। अ फर्म इज जनरली यूज्ड एज अ सिनोनिम ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। सिनोनिम मतलब सेम, एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या हुआ, एक फर्म हुआ यहाँ पे। इट में टेक द फॉर्म ऑफ अ सिंगल प्रायोरिटायरशिप एंड पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी, कोऑपरेटिव एंड स्टेट एंटरप्राइज। जैसे कि मान लो एक कंपनी में एक जो सीईओ हुआ, या फिर जो जॉइंट स्टॉक कंपनी हुआ, या फिर जो पार्टनरशिप में है, या फिर जो मान लीजिए जिस कंपनी का नाम कॉपरेट या फिर पार्टनरशिप कर रहे हैं, या फिर जो स्टेट एंटरप्राइज है, वो लोग क्या करते हैं, जॉइंट यहाँ पे एक सोल डिसीजन लेते हैं कि भाई क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, लैंड, लेबर, कैपिटल कैसे यूज़ करना है, ठीक है। फर्म्स प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज बाय एम्प्लॉइंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल द सेम टू द कंज्यूमर्स, अदर फर्म्स एंड द गवर्नमेंट्स। फर्म्स क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज बाय एम्प्लॉइंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो कि हमारा लैंड, लेबर और कैपिटल यहाँ पे को यूज़ करते हैं, किस लिए, प्रोडक्शन करने के लिए, ताकि वो बेच सके किसको, कंज्यूमर्स को, ठीक है। किसी अदर मान लो कोई और कंपनी को बेच सकते हैं, या फिर गवर्नमेंट को बेच सकते हैं। जो कंपनी प्राइवेट में रेल कोचेस बना रही है, वो बना के क्या करेगी, गवर्नमेंट को बेचेगी। मेरी कंपनी फ़ोन बना रही है, मैं क्या करूँगा, कंज्यूमर्स को बेचूंगा, ठीक है। चलो, दे टेक डिसीजन अबाउट द लोकेशन ऑफ द प्लांट, क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ द कमोडिटी टू बी प्रोड्यूस एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टू बी एम्प्लॉयड। ये लोग क्या करते हैं, जगह देखते हैं कि भाई, अब मान लो जहाँ पे कोई इंसान रहता है ना, जंगल में एक मायो मोरे का केक शॉप खोलूँगा तो चलेगा क्या, नहीं चलेगा। वो क्या करेंगे, जगह देखेंगे भाई कैसा जगह पे खोलना चाहिए जाके मेरा ज़्यादा सेल हो। क्वांटिटी हमें मान लो कितना केक्स चाहिए, अगर पॉपुलेशन वहाँ पे ज़्यादा है तो मैं ज़्यादा केक्स रखूँगा, ठीक है। अगर पॉपुलेशन कम है तो वहाँ पे मैं कम केक्स रखूँगा। क्वालिटी भाई देखना पड़ता है, अगर क्वालिटी ख़राब रहेगा तो कोई खरीदेगा नहीं। सड़ा हुआ चीज़ आप तो नहीं खाओगे, मैं भी नहीं खाऊँगा। एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कैसे यूज़ किया जाए, कहाँ पे यूज़ किया जाए, उस चीज़ का डिसीजन ये लोग लेते हैं, ठीक है। चलो, दस द फर्म्स क्रिएट अ सप्लाई ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स इन द मार्केट। फर्म्स क्या करते हैं, सप्लाई क्या करते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स का इन द मार्केट में, ठीक है। दे ऑल्सो क्रिएट अ डिमांड ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब मान लो एक फर्म जो कि मान लो चेयर बना रही है। अगर चेयर बहुत सारा बनाएंगे तो उससे क्या है, डिमांड बनता है क्या चीज़ का, वुड का डिमांड बढ़ जाता है, क्योंकि वो चेयर जितना बनाएगा उतना वुड लगेगा उसको, तो उतना वुड लगेगा तो क्या हो, उसका डिमांड बढ़ा किस चीज़ का, वुड का, ठीक है। इन शॉर्ट, फर्म्स क्रिएट डिमांड फॉर फैक्टर सर्विसेज सप्लाइड बाय हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूस वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर देम। फर्म्स क्या करते हैं, क्रिएट करते क्या, डिमांड फॉर फैक्टर्स और सर्विसेज सप्लाइड बाय हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूस वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज टू देम, ठीक है। आई होप समझ आया आपको फैक्ट फर्म्स क्या है, बहुत ईजी है। अब हमारा आता है सेकंड लास्ट टॉपिक, गवर्नमेंट। द टर्म गवर्नमेंट इंक्लूड्स ऑल रेगुलेटरी बॉडीज बाय विच इट्स एक्सरसाइजेस इट्स कंट्रोल ओवर द बिहेवियर ऑफ द हाउस होल्ड एंड द फर्म्स। गवर्नमेंट सीधा हम लोग का हेड होता है, जो कि देखता है कि भाई एक हाउस होल्ड को या फिर एक कंपनी को किस तरह से काम करना चाहिए, किस तरह से अपना मतलब नियम कानून जो भी सेट करना चाहिए। कोई भी चीज़ का एक दायरा होता है, एक रूल्स होता है, इसके अंदर ही उसे काम करना पड़ेगा, ठीक है। चलो, गवर्नमेंट इज़ येट अनदर बेसिक यूनिट ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस। गवर्नमेंट क्या है, अनदर बेसिक यूनिट है। इट प्लेस क्रूशियल रोल बोथ डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली इन एन इकोनॉमी। डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या करता है, क्रूशियल रोल प्ले करता है। इट एक्ट्स एज कंज्यूमर एज वेल एज प्रोड्यूसर। बहुत सारा गवर्नमेंट जैसे रेलवे जो कोच बनाता है, प्रोड्यूस कर रहा, रेलवे जो मतलब
जो कुछ खरीद रहा है क्या कर रहा, कंज्यूम कर रहा है यूज़ करके. गवर्नमेंट इनकर्स expenditure on various consumer goods such and also provide various services, पुलिस, डिफेंस, मेडिकल, स्ट्रीट लाइट एक्सेट्रा. यहाँ पे क्या करता है वो एक्सपेंड करता है, मतलब खर्च करता है पैसे टू द पीपल. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कलेक्टिव कंजम्पशन बाय द सोसाइटी. इसे क्या कहते हैं हम, कलेक्टिव कंजम्पशन कहते हैं. द मेन एम ऑफ द गवर्नमेंट इज टू प्रोवाइड मैक्सिमम सोशल वेलफेयर. गवर्नमेंट का सीधा मोटिव रहेगा भाई नो प्रॉफिट, सीधा सोशल वेलफेयर, पब्लिक का जितना हेल्प कर पाए. सरकार का ही काम रहता है. Unlike firms, government constructs roads, bridges, dams, power stations, etc. जैसे कि फर्म करती है वैसे ही गवर्नमेंट भी करती है. रोड बनाती है, ब्रिज बनाती है, डैम बनाता है, पावर स्टेशन बनाता है, एक्सेट्रा, ये सब बनाता है. इट अंडरटेक्स इन्वेस्टमेंट इन वेरियस कैपिटल प्रोजेक्ट्स. क्या करता है, इन्वेस्टमेंट लेता है वेरियस कैपिटल प्रोजेक्ट्स में. द एक्टिविटीज ऑफ गवर्नमेंट एज एन इकोनॉमिक एजेंट इन एन कंट्री आर लिस्टेड बिलो. किस तरह से काम करता है आप यहाँ पे देख लो, लिस्टेड बिलो. द गवर्नमेंट सप्लाइज डिफरेंट पब्लिक गुड्स, पार्क, रोड, ब्रिजेस एक्सेट्रा इन एन इकोनॉमी. क्या करता है, डिफरेंट पब्लिक गुड्स प्रोवाइड करता है. पार्क हुआ, रोड हुआ, ब्रिज हुआ एक्सेट्रा. गवर्नमेंट इनकर्स कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फॉर परचेजिंग वेरियस कंजम्पशन गुड्स एक्सेट्रा. परचेज ऑफ शूज़, क्लोथ्स फॉर डिफेंस एक्सेट्रा. ठीक है, गवर्नमेंट क्या करता है, कंजम्पशन एक्सपेंड करता है क्या चीज़ खरीदने में, बंदूक खरीदता है, क्लोथ्स खरीदता है डिफेंस के लिए, या फिर जो भी चीज़ खरीदता है. यहाँ पे क्या कर रहा हो, खर्च कर रहा क्या चाहिए, परचेजिंग वेरियस कंज्यूमेबल गुड्स. गन आप यूज़ करते हो, जूते आप पहनते हो, क्लोथ्स आप पहनते हो. ठीक है. गवर्नमेंट मेक्स इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर फॉर हेल्पिंग द प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन इकोनॉमी. बहुत सारा कंपनीज को मान लो जिसको हेल्प चाहिए रहता है, गवर्नमेंट क्या करता है वहाँ पे इन्वेस्ट भी करता है ताकि वो कैपिटल कहाँ, ताकि वो कैपिटल मान लो वो फर्म खड़ा हो, उससे क्या हो, उसको गवर्नमेंट में टैक्स मिलेगा, वहाँ पे जॉब मिलेगा, तो उससे क्या होता है इनडायरेक्टली एक इकोनॉमी में हेल्प मिलता है. गवर्नमेंट रेगुलेट्स ऑल द टोटल सप्लाई ऑफ मनी इन एन इकोनॉमी. जो आरबीआई हमारी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वही क्या करते हैं, रेगुलेट करती है कि कितना पैसा कंट्री में चलना चाहिए, कितना नहीं चलना चाहिए. ठीक है. गवर्नमेंट प्रोवाइड्स प्राइमरी हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज़ फॉर द बेनिफिट्स ऑफ कॉमन पीपल. गवर्नमेंट क्या करता है, प्राइमरी हेल्थ एंड एजुकेशन, जो कि हमारे इंडिया में गवर्नमेंट सर्विस जो गवर्नमेंट स्कूल जो वहाँ पे एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट आप जब जाके पढ़ सकते हो. वहाँ पे मिड डे मील खाना वगैरह सब मिलता है आपको. ठीक है. एंड एजुकेशन, सरकारी हॉस्पिटल है, वहाँ पे आप जाकर फ्री ट्रीटमेंट करा सकते हो. ठीक है. तो गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है ये सब. गवर्नमेंट ऑल्सो फ्रेम डिफरेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज लाइक टैक्स पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी फॉर द स्मूथ ऑपरेशन ऑफ द इकोनॉमी. गवर्नमेंट क्या करता है, अपना टैक्स डालता है, या फिर इंडस्ट्रियल मतलब इंडस्ट्री पॉलिसी है तो आप मान लो यहाँ फैक्ट्री बैठा सकते हैं, पब्लिक जगह पे आप इंडस्ट्री नहीं बैठा सकते, वहाँ पे पोल्यूशन होगा तो पब्लिक को इफेक्ट करेगा. ये सब इंडस्ट्रियल पॉलिसी है. टैक्स कितना लेना चाहिए, कितना नहीं लेना चाहिए, इंपोर्ट टैक्स, एक्सपोर्ट टैक्स वगैरह गवर्नमेंट लगाता है. ठीक है. किस लिए, ताकि स्मूथ ऑपरेशन चलता रहे इकोनॉमी में. द गवर्नमेंट स्पेंड द मनी कलेक्टिंग दोज टैक्सेस इन डिस्चार्ज ऑफ अबव मेंशन फंक्शंस. तो टैक्स जो कलेक्ट होता है मनी, उससे क्या किस लिए काम करता है, ये जो जितना भी ऊपर पॉइंट्स मेंशन था उस पर उसका सरकार खर्च करती है. ठीक है. कहाँ से, जो टैक्स से पैसा मिलता है. इस चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक आता है फॉरेन सेक्टर्स. ख़त्म हो गया यार, सच बता रहा हूँ, थक गया तो चैप्टर को करते करते. चलो, फॉरेन सेक्टर इज़ दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमी विच इज़ कंसर्न विद ट्रांजैक्शन विद ओवरसीज़ कंट्रीज़. ओवरसीज कंट्रीज़ में जो हम लोग ट्रांजैक्शन करते हैं, मान लो जैसे हम लोग रशिया से कुछ प्लेन खरीदते हैं, वेपन खरीदते वगैरह, तो ये सब हमारा फॉरेन सेक्टर में हुआ. ठीक है. दिस सेक्टर इंक्लूड्स इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज वेल एज कैपिटल मूवमेंट रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट एंड बैंकिंग ट्रांजैक्शंस. ठीक है. मान लो फॉरेन से हम लोग कोई लोन लेते हैं, या फिर फॉरेन से कुछ हम लोग इम्पोर्ट करते हैं, या फिर हम फॉरेन में कुछ एक्सपोर्ट करते हैं, तो ये सब चीज़ फॉरेन सेक्टर का अंडर आता है, जो कि गवर्नमेंट करती है. ठीक है. कोई ज़रूरी नहीं गवर्नमेंट, अगर मान लो एक बजाज का जो बाइक है पल्सर, वो चाहे तो अमेरिका में बेच सकता है, वो चाहे तो बेच सकता है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जो कि इसको टैक्सेस वहाँ पे करना पड़ेगा. सिंपल सा बात है. द फॉरेन सेक्टर टुगेदर विद अदर डोमेस्टिक सेक्टर मेक्स अप द नेशनल इकोनॉमी. जैसे फेसबुक हमारे कंट्री में है, एप्पल हमारे कंट्री में है. ठीक है. तो ये सब क्या होता है, हमारा डोमेस्टिक मिल के, और यूज़ कौन करता है, हम लोग करते हैं. तो डोमेस्टिक मिल के, फॉरेन मिल के क्या होता है, बेसिक सेक्टर बनाता है नेशनल इकोनॉमी का. द टर्म फॉरेन सेक्टर इज़ यूज इन द फॉलोइंग वेज. इन फॉलोइंग वेज में हमें यूज़ करते हैं फॉरेन सेक्टर को. द पोर्शन ऑफ एन इकोनॉमी दैट इंक्लूड्स एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट एंड अदर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस. ठीक है. पोर्शन ऑफ द इकोनॉमी दैट इंक्लूड्स क्या, एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट. ठीक है. और अनदर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन.
मतलब ये इकोनॉमी का वो पोर्शन हुआ जहाँ पे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट को मैनेज करता है और जितना भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होता है उसे मैनेज करता है। पोर्शन ऑफ द इकोनॉमी ओन्ड बाय द फॉरेनर्स, जैसे फेसबुक यहाँ पे हुआ, वो कहाँ का अमेरिकन कंपनी है, मार्क जकरबर्ग उसे ओन करता है। एप्पल हुआ, सैमसंग हुआ, ये सब कहाँ का है, फॉरेन कंपनी जो कि यहाँ ओन करते हैं। द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आउटसाइड द कंट्री, फॉरेन मतलब क्या हुआ, इस कंट्री के बाहर, चाहे वो बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो या अमेरिका हो, जर्मनी हो, सब जो कि इस देश के बाहर, उसे हम फॉरेन सेक्टर ही कहते हैं। तो इस पॉइंट के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड मैं प्रीवियस जितने इस चैप्टर का जितना भी पार्ट्स मैंने बनाया मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, प्लीज़ आप देखिएगा। अगर आपको समझ ना आए कोई भी पार्ट, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ताकि हम आपको आंसर कर पाए। एंड डू जॉइन अ टेलीग्राम चैनल फॉर एनी पर्सनल डाउट्स, ठीक है। And this is it, and this is it in the video, and hope you like it. Please do like, share and subscribe our channel, and all the best. Love you all. Bye bye.